बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह और अली बिन सुफियान कहीं जा रहे थे कि अचानक अली बिन सुफियान के पेट में शदीद दर्द होने लगा और वो दर्द से इतना शदीद था कि अली बिन सुफियान दर्द की वजह से घोड़े से गिर गए। सिपाहियों ने अली बिन सुफियान को उठाया और महल में ले आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही हकीम को हुक्म दिया कि अली बिन सुफियान का मुआयना करो, लेकिन शाही हकीम ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अली बिन सुफियान फिर भी दर्द की शिद्दत से तड़प रहे थे। जब इर्द गिर्द के हकीमों को बुलाया गया तो फिर भी अली बिन सुफियान को दर्द से निजात नहीं मिली। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि अली बिन सुफियान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का दायां बाजू था। सुल्तान सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अली बिन सुफियान इस तकलीफ में मुब्तला हो गया। इतने में सुल्तान के एक वज़ीर ने बताया कि हुजूर फलां गांव में एक हकीम साहिब रहता है जो ऐसी बीमारियों का बेहतर तरीके से इलाज कर सकता है, और उसने कई मरतबा अपने हुक्मत को बड़े बड़े बादशाहों के सामने साबित भी किया है। तो सुल्तान ने अपने एक सिपाही को भेजा और फरमाया, इस हकीम को कहो कि सुल्तान मौज़ूम का हुक्म है कि फ़ौरन महल में हाजिर हो जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर उस सिपाही इस हकीम को गांव में रवाना हुआ और सुल्तान के पैगाम देकर वापस आ गया। वो हकीम शफा खाने में गया और अली बिन सुफियान का मुआयना करने लगा कि बाद में ऐसी कोई दवाई पिलाई कि फ़ौरन अली बिन सुफियान का दर्द ठीक हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह और अली बिन सुफियान इससे बड़े मुतासिर हुए कि जहाँ बड़े बड़े हकीम इसका इलाज नहीं कर सकते, वहाँ एक छोटे से हकीम ने इतने ही अली बिन सुफियान का इलाज कैसे कर दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस पर काफ़ी एतमाद आ गया और सुल्तान ने इस हकीम को कहा, तुम मेरे शाही हकीमों में शामिल हो जाओ, और सुल्तान ने इसको महल में हकीम की मुलाजमत पर रख लिया। चंद दिन गुजरने के बाद अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि मेरी छठी हिस्स कहती है कि ये जो भी हकीम है जिसने मेरा इलाज किया था, ये कोई हकीम नहीं है। मुझे इसकी हरकत बहुत मशकूक लगती हैं, क्योंकि अली बिन सुफियान जासूसों को पकड़ने का माहिर था। इसलिए अली बिन सुफियान ने इसको कोई मशकूक हरकत देख ली, जिससे अली बिन सुफियान को लगा कि वो जासूस है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या तुम कह रहे हो, अब तो ये हमारा काबिल भरोसा हकीम बन चुका है। इसने चंद दिनों में कितने ज़ख्मियों को ठीक किया है, इस पर हम कैसे शक कर सकते हैं। तो अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम इस हकीम का इम्तिहान लेंगे। अगर ये हमारे इम्तिहान में पास हो गया तो ये गद्दार नहीं होगा, और अगर ये फ़ेल हुआ तो ये फिर गद्दार साबित होगा और ये किसी दुश्मन की ही चाल होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कौन सी तरकीब है। तो अली बिन सुफियान ने कहा कि हुजूर मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ जिसकी खुशबू तकरीबन आधे मील से दूर तक आने लगती है। आप इस हकीम को अपने पास बुलाएं और इससे कहें कि मुझे फ़लाँ जड़ी बूटी जंगल से तलाश करके ले आओ, और इसे हुक्म दे कि ये जड़ी बूटी फ़लाँ इलाके में मिलती है। लेकिन इस बात को मैं और आप जानते हैं कि इस इलाके में कोई भी जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि मैं खुद इस इलाके में जाकर चंद जड़ी बूटियों के पौधे लगा दूंगा, और जैसे ही वो हकीम इस जंगल में दाखिल होगा तो अगर वो सच में हकीम हुआ तो जंगल में दाखिल होते ही जड़ी बूटियों को तलाश कर लेगा, लेकिन अगर वो हकीम ना हुआ तो वो जड़ी बूटियाँ इससे कहे से भी नहीं मिलेंगी, और हमारी इतलात के मुताबिक ये जड़ी बूटियों को लाने के लिए अपने मालिक के पास जाएगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। अली बिन सुफियान के मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ये काम दिया और कहा, शाम तक वो जड़ी बूटी तलाश करके मेरे पास ले आओ। अली बिन सुफियान इसके हुक्म का इस हकीम का पीछा करने लगे। जैसे ही वह हकीम जंगल में दाखिल हुआ तो अली बिन सुफियान को इन जड़ी बूटियों की खुशबू आने लगी, क्योंकि अली बिन सुफियान ने पहले ही वो जड़ी बूटियाँ वहाँ पर लगा दी थी। लेकिन वह हकीम इधर उधर देखता देखता आगे जा रहा था। अली बिन सुफियान को शक यकीन में बदल रहा था, क्योंकि अभी तक इसको जड़ी बूटी की खुशबू नहीं आई। थोड़ी देर ढूंढने के बाद जब इसको जड़ी बूटी नहीं मिली, क्योंकि वह एक जासूस था, कोई हकीम नहीं था, लिहाजा इसको पता नहीं था कि कौन सी जड़ी बूटी की खुशबू कैसी होती है, तो दोबारा अपने मालिक के पास जाने के लिए रवाना हुआ ताकि वो जाकर अपने मालिक से वो जड़ी बूटी हासिल करके सुल्तान को दे दे,
تاکہ سلطان پر اس کا اعتبار نہ اٹھ جائے۔ علی بن سفیان اس کا پیچھا کرتا جا رہا تھا تو وہ حکیم ایک غار کے اندر داخل ہوا تو علی بن سفیان غار کو دیکھنے کے جا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس حکیم نے اندر جا کر اس آدمی کو کہا کہ میں نے سلطان کے محل میں اپنے پاؤں جما لیے ہیں اور سلطان اب مجھ پر دوسرے حکیموں سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ میں چند دنوں میں بہت خاص معلومات آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اب سلطان نے مجھے فلاں جڑی بوٹی کہی ہے، وہ تم مجھے لا کر دے دو تاکہ میں سلطان کو دے دوں تاکہ اس کا مجھ پر شک نہ ہو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور کہا اس غار کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور چند سپاہی اندر گئے اور اس حکیم کو اس کے مالک کو پکڑ کر لے آئے اور آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر کیا۔ اور علی بن سفیان نے سلطان کو کہا یہ حکیم بالکل غدار ہے، یہی اس کا مالک ہے جس نے اس کو میرے علاج کے لیے اس حکیم کی جگہ بھیجا تھا تاکہ میرا بہتر کر کے ہمارا اعتماد جیت سکے اور ہماری خفیہ معلومات اپنے مالک تک پہنچا سکے۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو ان دونوں کا سر قلم کر دیا۔